नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज विद जीएनपी इंस्टीट्यूट में, जो कि है आपका अपना चैनल। मैं गुंजन स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल में। तो ये पॉलिटी का पार्ट नंबर 2 है। इससे पहले ऑलरेडी एक पार्ट अपलोड हो चुकी है जिसमें 30 क्वेश्चंस को हमने किया था। अगर वीडियो नहीं देखा हो तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी देख सकते हैं। इसका PDF आपको ये ई बुक कम्प्लीट होने के बाद आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगर टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाए, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को जरूर लाइक किया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए। शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 31, मुस्लिम लीग की संविधान सभा से अलग हो जाने के पश्चात सदस्यों की संख्या घटकर कितनी हो गई थी? तो सब पहले जो सदस्यों की संख्या थी वो ज्यादा थी, लेकिन बाद में जब मुस्लिम लीग अलग हुई तो घटकर 299 हो गई थी। हर क्वेश्चंस का आपको डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा, जिससे कि आपकी थ्योरी भी साथ में कवर हो जाए टॉपिक वाइज ही। भारत विभाजन के पश्चात पुनर्गठित संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 299 निर्धारित की गई थी, जबकि भारत विभाजन के पश्चात 324 शेष रह गई थी। क्वेश्चन नंबर 32, संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो संविधान सभा का जो उद्देश्य प्रस्ताव था वो प्रस्तुत कौन करते हैं? उद्देश्य प्रस्ताव को सबसे पहले लेके आते हैं जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने सर्वप्रथम उद्देश्य प्रस्ताव समिति का गठन किया, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। उन्होंने 22 जनवरी 1947 को अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया। तो क्वेश्चन से एक ये भी पूछा जाता है कि जो रिपोर्ट है वो जवाहरलाल नेहरू कब प्रस्तुत करते हैं संविधान सभा की? तो 22 जनवरी 1947। और इसमें ये क्वेश्चन इस टाइप से बन के आता है, आपकी डेट काफी क्लोज दी होती है 22, 23, 24 के बीच में। तो आप लोग थोड़ा सा इस डेट को अच्छे से याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, संविधान में प्रारूप समिति के सभापति सहित, मतलब कि जो संविधान में ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उनके मेंबर कितने थे टोटल? तो हम सभी जानते हैं ड्राफ्टिंग जो कमेटी है उसमें मेंबर 7 थे, और जो उसके अध्यक्ष थे वो थे भीमराव अंबेडकर जी। और जो संविधान सभा के सलाहकार थे वो थे बेनेगल नरसिंह राव। ये पॉइंट भी आप लोग याद रखना। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर के अलावा अन्य 6 सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 34, भारत के संविधान को कब पारित किया गया था? तो संविधान एक तो होता है कब उसको अडोप्ट किया गया था और कब पारित किया गया था। तो 26 नवंबर 1949 को तो वो अडोप्ट किया गया था, यानी कि अंगीकृत किया गया था, लेकिन पारित किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। छब्बीस जनवरी 1950 को लागू किया गया था, जबकि 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 35, भारत की संविधान सभा में सभी निर्णय, यानी कि जो संविधान सभा के निर्णय कैसे लिए जाते थे? साधारण बहुमत से, 2/3 बहुमत से, सहमति से, या उपरोक्त सभी तरीके से? वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा आप लोग भी देखा कीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, जिससे कि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। तो इसका राइट आंसर होगा कि संविधान में जो निर्णय लिए जाते थे वो सभी की सहमति से लिए जाते थे। अभी का जो टाइम है उसमें 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए जो कोई बिल पास कर रहे हैं हम लोग, लेकिन पहले जो थे वो सबकी सहमति से निर्णय लिए जाते थे। इस पॉइंट को थोड़ा याद रखना आप लोग। संविधान सभा के द्वारा सर्वसम्मत प्रस्ताव से आपसी सहमति के आधार पर संविधान को तैयार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 36, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्यों लागू करने का निर्णय लिया गया था 26 जनवरी को? यह एक शुभ दिन था। स्थिति को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किया गया था, या फिर कांग्रेस ने स्थिति में 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं 1930 में जो रावी नदी के तट पर लाहौर में वहां पे स्वतंत्रता दिवस को वो लोग मनाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में, यानी कि 26 जनवरी 1930 को लाहौर में रावी नदी के तट पर झंडा लहराया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, भारत में संविधान को कितने भागों में विभक्त किया गया, यानी कि जो संविधान के टोटल भाग कितने हैं? तो
22 भाग है। अभी तो प्रेजेंट में 24 हो गए हैं, लेकिन पहले 22 थे। संविधान में 395 आर्टिकल, 8 अनुसूची, 22 भाग था, जो कि 465 अनुच्छेद, 12 अनुसूची, 25 भाग, लेकिन अभी 25 हो गए हैं टोटल। जो रिसेंट अपडेट है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं। क्वेश्चन नंबर 38। आप लोग ये मत सोचना कि ज़्यादा स्पीड से चल रहा है, क्योंकि टाइम कम होता है आप लोगों के पास भी, मेरे पास भी, तो ज़्यादा वीडियो को लेंथ को बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोग भी वीडियो को थोड़ा सा नोटिस करके अच्छे से सुनेंगे तो क्विक रिवीजन आपका हो जाएगा। भारत का संविधान भारत को राज्यों का समूह घोषित करता है, अर्ध संघ घोषित करता है, राज्यों के केंद्रीय क्षेत्रों का संघ घोषित करता है, आंशिक रूप से एकात्मक, आंशिक रूप से संघीय घोषित करता है। तो हम सब स्टार्टिंग में यही पढ़ते हैं कि जो भारत हमारा संविधान है वो राज्यों का संघ है, आर्टिकल नंबर 1 में। यही चीज आपके डीपीएसपी में भी आर्टिकल नंबर 36 में बताई गई है राज्यों के बारे में कि भारत राज्यों का संघ है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। संविधान का अनुच्छेद 1 के आधार पर भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 39। संविधान की प्रस्तावना भारत को प्रभुसत्ता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है, समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है, प्रभुसत्ता संपन्न समाजवाद धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अभी जो आपके 5 ऑप्शन ऐड किए हैं ना, वो आपके इस टाइप से ऐड किए, या तो आपका होगा उपरोक्त में से कोई नहीं, या होगा उपरोक्त में से एक या एक से अधिक। तो 2 ऑप्शन आपके सेम होंगे जो मैच करेंगे स्टेटमेंट से, इस टाइप से है। तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखना। ये पीडीएफ मैंने पहले बना दी थी, इस वजह से मैं अपडेट कर दूंगी, ट्राई करूंगी कि अपडेट करूँ 5 ऑप्शन में, बट क्वेश्चंस आपके बीपीएससी के पैटर्न के अकॉर्डिंग ही है, तो आपको बहुत हेल्प होगी इससे। तो इसका राइट आंसर होगा प्रभुसत्ता संपन्न समाजवाद धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य को घोषित करती है। संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाती है। क्वेश्चन नंबर 40। 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ तो भारत एक क्या था, यानी कि जब हमारा जो संविधान लागू हुआ था तो भारत क्या था। लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया, प्रभुसत्ता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, प्रभुसत्ता संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया, या प्रभुसत्ता संपन्न समाजवाद धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया। तो अभी हम प्रस्तावना को पढ़ के भी आएंगे। जो हमारी जो प्रस्तावना उसमें पहली लाइन यही आती है कि हम भारत के लोग प्रभुसत्ता संपन्न समाजवाद धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया था, लेकिन ये बाद में ऐड किया गया था 42 कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें आपका सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी यानी कि अखंड को जोड़ा गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। डी से कंफ्यूज मत कीजिएगा इसको, क्योंकि जो आपका 42वां संविधान संशोधन होता है उसमें समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता को ऐड किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 1950 के अकॉर्डिंग, तो वो होगा लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया था। 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू कर संविधान सभा के अध्यक्ष को कार्यकारी राष्ट्रपति घोषित करते हुए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 41। प्रारूप समिति के सम्मुख प्रस्तावना किसने प्रस्तुत किया, यानी कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसको प्रस्तुत कौन करता है। तो भीमराव अंबेडकर करते हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे और समिति की समक्ष प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत की थी। तो वो 22 जनवरी 1946 को प्रस्तुत करते हैं, सॉरी 47 नहीं 46 को। क्वेश्चन नंबर 42। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के उद्देश्यों को जोड़ने की प्रेरणा, यानी कि जो हमारी प्रस्तावना उसमें समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व को जो जोड़ा गया था, बंधुत्व यानी भाईचारा, तो वो कहाँ से लिया गया था। फ्रांस की क्रांति से, रूस की क्रांति से, अमेरिका से, या संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर नीति से। तो हम सभी जानते हैं फ्रांस की क्रांति से लिया गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 1789 में फ्रांस की क्रांति की सबसे बड़ी देन विश्व को था स्वतंत्रता, समानता, विश्व बंधुता की भावना का विकास करना। क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में किसे संविधान की आत्मा कहा गया है। तो ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है।
मौलिक अधिकारों का अध्याय, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, प्रस्तावना या न्यायिक निरीक्षण। जो प्रस्तावना थी उसको आत्मा कहा गया था, और जो भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है वो मौलिक अधिकारों को कहा जाता है। वो इसमें थोड़ा सा डिस्टरबेंस होगा क्योंकि यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है, बट आपका वीडियो जाना भी जरूरी है, इसलिए थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। डॉक्टर सुभाष कश्यप ने प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा, राज्य का नीति निर्देशक तत्व को संविधान का आदर्श व दर्शन कहा गया, मौलिक अधिकार के संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान का हृदय यानी कि जो फंडामेंटल राइट था उसको हृदय व आत्मा कहा जाता है, प्रस्तावना को भारतीय संविधान की कुंजी कहा गया था। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया था। कंफ्यूज मत कीजिएगा इसको। भारत में राजनीतिक शक्ति का सोर्स क्या है? तो राजनीतिक शक्ति का सोर्स है जनता, यानी कि जो क्योंकि हम भारत का बना है संविधान वो भारत के लोगों ने ही बनाया है, और जो हम लोकतांत्रिक है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न प्रस्तावना में बात की, तो राजनीतिक जो शक्ति है वो है जनता के पास, तो कार्यकारी शक्ति है वो संसद के पास है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां जनता सरकार का गठन करती है, साथ ही भारत की संप्रभुता भी जनता के पास है। क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय संविधान ने एक बहुत कमजोर केंद्र की व्यवस्था की, शक्तिशाली केंद्र की व्यवस्था की, या ऐसे केंद्र की व्यवस्था की जो साधारण परिस्थितियों में कमजोर है परंतु संकट काल में बहुत शक्तिशाली है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा इस टाइप के क्वेश्चंस आपकी बीपीएससी पूछता है, एक स्टेटमेंट होता है उसको कंफ्यूज करने के लिए उसके साथ 4 स्टेटमेंट और ऐड कर दो, जिससे कि आप लोग उसी में कंफ्यूज हो जाए, तो इनको थोड़ा सा अच्छे से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जो हम भारत का संविधान है शक्तिशाली केंद्र की व्यवस्था करता है, ना कि कमजोर की, ना कि साधारण की। ये इस पॉइंट से आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि ऐसे केंद्र की व्यवस्था करता है जो साधारण परिस्थितियों में कमजोर है परंतु संकट काल में शक्तिशाली, क्योंकि शक्तिशाली है ये चीज तो आज के टाइम में जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स चल रही है उसके अकॉर्डिंग सूट आप लोगों को लगेगा ये सही है, बट ये नहीं है। यह एक शक्तिशाली केंद्र की व्यवस्था करता है। क्वेश्चन नंबर इसके थोड़ी देख लेते हैं। क्योंकि अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास है, साथ ही वह राज्य सरकार का भी भंग कर सकती है। यानी कि क्या होता है ना, जो जैसे इमरजेंसी के टाइम में जो स्टेट के अधिकार छीन लिए जाते हैं, स्टेट इमरजेंसी लगती है। एक तो आता है आर्टिकल 352, 356 और 360। तो आर्टिकल 352 में आती है नेशनल इमरजेंसी यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में आती है स्टेट इमरजेंसी यानी कि राज्य आपातकाल, और 360 में आता है फाइनेंस इमरजेंसी यानी कि वित्तीय आपातकाल। तो इनको भी याद रखना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 46, संविधान निर्माण सभा में समितियों की संख्या कितनी थी? यानी कि संविधान निर्माण हुआ उसमें समिति टोटल कितनी थी? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, 13 समितियां थी जब संविधान का गठन किया गया था। संविधान निर्माण में कुल 13 समिति का गठन किया गया, जिसमें मुख्य है उद्देश्य प्रस्ताव समिति, प्रारूप समिति, झंडा समिति। उद्देश्य के जो हेड थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के भीमराव अम्बेडकर थे, झंडा समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, कार्य संचालन समिति, नियमन समिति। तो ये पूछी जाती है इसलिए इनके हेड मैंने आपको बता दिए हैं जो उनको लीड कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 47, कौन सा सुमेलित नहीं है? आनंदपुर साहब प्रस्ताव, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनिवार्य निशुल्क शिक्षा का अधिकार, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो संविधान को बनने में लगा समय, ये तो सही है। अनिवार्य शुल्क शिक्षा का अधिकार, 85वां संविधान संशोधन। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आनंदपुर साहब प्रस्ताव, राज्य संघ संबंध। आप लोग वीडियो को थोड़ा सा पॉज कीजिए, इन क्वेश्चंस को जरूर करना क्योंकि ये बीपीएससी के हैं। मैं बार बार आपको ये बात बोल रही हूँ, आपको शायद कोई क्वेश्चन इसमें मिल। तो जो अनिवार्य निशुल्क शिक्षा की जो निशुल्क शिक्षा का अधिकार है वो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ऐड किया गया था, ना कि 85वां संविधान संशोधन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 86वां संविधान संशोधन 2002 में अनिवार्य निशुल्क शिक्षा के अधिकार को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय संविधान की उद्देशिका प्रस्ताव को भारत के संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली किसने कहा था? यानी कि जो लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली कहने वाले उनको कौन थे? तो वो थे आपके
के.एम. मुंशी थे। अंबेडकर जी तो उसको आत्मा कहते हैं प्रस्तावना को, महात्मा गांधी जी ने कोई स्टेटमेंट ऐसा दिया नहीं था, तो ये तो वैसे रॉन्ग हो गया आपका। एक बार इसकी एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। इन्हें कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी ने, यानी कि के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय संविधान निर्माताओं ने विधि के शासन के तत्व को निम्नलिखित संविधान से लिया, यानी कि विधि का शासन कहाँ से लिया गया था? तो विधि का शासन ग्रेट ब्रिटेन से लिया गया था, यूएसए से। फंडामेंटल राइट तो मौलिक अधिकार यूएसए से लिए गए थे, ड्यूटी रशिया से ली गई थी, कनाडा से। स्वायत्त वो कनाडा का, मुझे संघ के शासन को कनाडा से लिया गया था, ये सब याद रखना। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ब्रिटेन एकल नागरिकता, विधि का शासन, मौलिक अधिकार यूएसए से मौलिक अधिकार लिया गया था। जुडिशियल रिव्यू भी लिया गया था यूएसए से। ऑस्ट्रेलिया से संसदीय प्रणाली, कनाडा से संघ का शासन, समवर्ती सूची, डीपीएसपी को आयरलैंड से लिया गया था, आपातकाल को जर्मनी से लिया गया था। ये कुछ पॉइंट है जो याद रखना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 50, इसमें आपको मिलान करना है। मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट अभी हमने पढ़े थे, अमेरिका से लिए गए थे। संसद की व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई थी। डीपीएसपी को आयरलैंड से लिया गया था। संविधान कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट साउथ अफ्रीका से लिया गया था, जो आर्टिकल 368 में आता है और पार्ट नंबर 20 है, ये भी पूछा जाता है, तो ये भी आप लोग याद रखना। इसको एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। मौलिक अधिकार को लिया गया था यूएसए से। संसद की शासन व्यवस्था को ब्रिटेन से लिया गया था। ए में 2 आ गया, बी में आपका 1 आ गया। नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड से लिया गया था। संशोधन को दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था, यानी कि 4। तो 2 1 3 4, 2 1 3 4, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा इसका। मूल अधिकार अमेरिका से, और जो मूल अधिकार है वो आर्टिकल 12 से 35 में आते हैं, भाग नंबर 3 है। संसद की व्यवस्था भाग 5 में आती है, ब्रिटेन से ली गई है। जो आर्टिकल 52 से 152 आर्टिकल है, ये वाला पार्ट 5 में आता है। संविधान संशोधन 368 आर्टिकल, पार्ट नंबर 20, ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। सूची 1 को 2 से मिलान करना है। राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान, राष्ट्रप्रतीक, राष्ट्रीय नारा। तो हमारा जो राष्ट्रगीत, राष्ट्रप्रतीक क्या है, राष्ट्रगान क्या है? ये राष्ट्रप्रतीक तो हो गया हमारा अशोक का सारनाथन के अशोक चिन्ह। राष्ट्रगीत जनगण मन, राष्ट्रगान वंदे मातरम, राष्ट्रीय नारा सत्यमेव जयते। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। राष्ट्रगीत है अपना वंदे मातरम, ए में 2, राष्ट्रगान है अपना जनगण मन, बी में 4, राष्ट्रप्रतीक है अशोक का चिन्ह यानी कि सारनाथ साइन, सी में आ गया आपका 1 और डी में आ गया राष्ट्रीय नारा आ गया आपका सत्यमेव जयते। 2 4 1 3। इसमें देख लेते हैं ये कहाँ पे है। ये ऑप्शन नंबर सी, 2 4 1 3। राष्ट्रगीत वंदे मातरम जो आनंद मठ से लिया गया है। राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था, जो डाकघर में पुस्तक में प्रकाशित हुआ। राष्ट्रप्रतीक अशोक स्तंभ जो सारनाथ से लिया गया। राष्ट्रीय नारा सत्यमेव जयते जो मुंडोपनिषद से लिया गया। हिस्ट्री में पूछा जाता है सत्यमेव जयते को कहाँ से लिया गया, तो मुंडोपनिषद से लिया गया। क्वेश्चन नंबर 52, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था से राष्ट्रपति में क्या होता है, यानी कि जो अध्यादेशात्मक शासन है उसमें व्यवस्थापिका से स्वतंत्र होता है, व्यवस्थापिका पर निर्भर होता है, न्यायपालिका पर आश्रित होता है, मंत्रिपरिषद की सलाह से बाध्य होता है। तो अध्यादेशात्मक में क्या बताया गया है कि हमारी जो कार्यपालिका है वो व्यवस्थापिका के बीच में शक्ति पृथक्करण, यानी कि अलग अलग शक्ति है। जो जुडिशरी है वो अलग है हमारी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा व्यवस्थापिका से स्वतंत्र होता है। अध्यादेशात्मक शासन व्यवस्था में मुख्य विशेषता में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के बीच शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत है। यह आपके आर्टिकल नंबर 50 में बताया जाता है कि आपकी जुडिशरी
अलग होती है, यानी कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच में जो उनका पावर होता है वो अलग अलग होता है। संवैधानिक और वास्तविक दोनों प्रधान होता है, जो व्यवस्थापिका से स्वतंत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 53, अध्याशात्मक शासन के अंतर्गत कार्यपालिका के सदस्य विधायिका के दोनों सदनों से लिए जाते हैं। लोकप्रिय सदन यानी कि जो लोकसभा से लिए जाते हैं, किसी भी सदन के नहीं होते। मंत्री बनने के पश्चात विधायिका के सदस्य बन जाते हैं। तो अध्याशात्मक शासन में क्या होता है कि किसी भी सदन के सदस्य वो नहीं होते, उनको फ्रीली चूज किया जाता है, इनकी किसी भी सदन से नहीं लिए जाते, उनको नॉर्मल लिया जाता है। अध्याशात्मक व्यवस्था में शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित होता है। कार्यपालिका मंत्रिपरिषद के सदस्य को व्यवस्थापिका का सदस्य होना आवश्यक नहीं है, उनकी जो कार्यपालिका जुडिशरी। भारतीय और अमेरिकी संघवाद में जिस एक बिंदु पर समानता पाई गई, यानी कि भारत के और अमेरिका में किस बिंदु पर समानता पाई जाती है? शक्तियों का केंद्र के पास होना, शक्तियों राज्यों के पास होना, समवर्ती क्षेत्र का प्रावधान, केंद्र और राज्यों के बीच विवाद में सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक होता है। तो हमारे यहाँ पे भी क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट है वो सबसे ऊपर है, और जो जुडिशियल रिव्यू है, यानी कि जुडिशियल रिव्यू होता है किसी भी केस को वापस से अगर उसकी सुनवाई होती है ना, तो उसको बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। तो इसमें इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार कार्य अमेरिका के संविधान से लिया गया, जहां केंद्र व राज्य के बीच विवाद को सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निपटाया किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 55, न्यायिक पुनरावलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू, अभी मैंने आपको बताया था इसके बारे में, तो ये क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पे बना दिया जिससे कि आपका क्लियर हो जाए कंसेप्ट अच्छे से। यह व्यवस्था पाई जाती केवल भारत में, ब्रिटेन में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, भारत व संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों में। तो पहले तो ये ओनली यूएसए में था, यूएसए से ही हमने लिया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। न्यायिक पुनरावलोकन व्यवस्था संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, लेकिन वो भारत में भी है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? संघात्मक शासन, संघ शासन प्रणाली है, अलिखित संविधान, अलिखित संविधान ब्रिटेन का है सिर्फ, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। संविधान सभा का निर्मित यानी कि जो संविधान सभा बनी हुई है, संसदात्मक शासन प्रणाली जो कि ब्रिटेन से ली गई है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ऑप्शन को थोड़ा सा एलिमिनेट करना भी सीखिए। अगर आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना आएगा ना, तो जिससे कि आपको एग्जाम में आसानी होगी। एलिमिनेट आप तब कर पाते हो जब आपके कंसेप्ट थोड़े क्लियर होते हैं। विश्व के एकमात्र अलिखित संविधान है जो ब्रिटेन का है। क्वेश्चन नंबर 57, संप्रभु का लक्षण निम्नलिखित नहीं है, इनकी सोवर्निटी, जो कि आपका 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में ऐड किया गया था। सार्वभौमिक स्थायित्व, असीम या डिविजिबिलिटी, यानी कि जिसमें से लक्षण जो कि संप्रभु का नहीं। तो संप्रभु हम जो सोवर्निटी है, यानी कि आपस में सब मिलकर रहना, तो अब इसमें हम क्या नहीं लेके आएंगे, अलग नहीं होना चाहेंगे। तो डिविजिबिलिटी यानी कि विभाज्यता इसका लक्षण नहीं है। स्थायित्व है, असीमता यानी कि जिसकी कोई लिमिट नहीं हो, सार्वभौमिकता, यूनिवर्सलिज्म यानी कि सबका मिलकर रहना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 58, संप्रभु से तात्पर्य सर्वोच्च शक्ति से है, जिसके निर्णय को कोई भी वहां आंतरिक शक्ति प्रभावित न कर सके। क्वेश्चन नंबर 58, लोकप्रिय संप्रभुता के प्रतिपादक यानी कि जो लोकप्रिय संप्रभुता है उसको देने वाले कौन थे? होप्स थे, लोक थे, रूसो थे या वोंदा थे? लोकप्रिय संप्रभुता के जो प्रतिपादक थे वो रूसो थे। रशियन रिवॉल्यूशन में रूसो एक क्रांतिकारी थे जो उनको लीड करते हैं। वर्ड हिस्ट्री पढ़ोगे तो उसमें आप लोग पढ़ना, लेकिन इसको इतना याद कर लीजिए। लोकप्रिय संप्रभु सामाजिक समझौते का सिद्धांत का लेखन रूसो के द्वारा किया गया था। समाजवाद शब्द का प्रथम बार उपयोग करने वाला कौन था? इनके सबसे पहले समाजवाद वर्ड को कौन लेके आता है? रॉबर्ट ओवन लेके आते हैं, मार्क्स लेके आते हैं, एंजेलिस सेंट साइमन। तो इसका जो राइट आंसर है रॉबर्ट ओवन लेके आते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब लेके आते हैं? रॉबर्ट ओवन के द्वारा समाजवाद का प्रतिपादन किया गया, जिसे भारत में जयप्रकाश नारायण और राजा
राम मनोहर लोहिया के द्वारा लोकप्रिय बनाया गया। तो जयप्रकाश नारायण इसको लेके आते हैं, राम मनोहर लोहिया इसका नारा भी देते हैं। तो ये समाजवाद को राम मनोहर लोहिया कब लोकप्रिय बनाते हैं? जब आपका भारत छोड़ो आंदोलन होता है 1942 में, तब लोकप्रिय बनाता है। गुप्त रेडियो की स्थापना भी की जाती है उसी टाइम। उषा मेहता होती है उसमें लीड कर रही होती है, उनके साथ ये राम मनोहर लोहिया भी होते हैं। वहां से ये समाजवाद निकल के आता है। सामाजिक न्याय की अवधारणा में कौन बल देते हैं? जो सामाजिक न्याय की अवधारणा को बल देने वाले कौन होते हैं? मार्क्सवाद होते हैं, उदारवाद होते हैं, व्यक्तिवाद होते हैं, या फिर बहुलवाद होते हैं। सामाजिक न्याय, तो सामाजिक न्याय के बारे में सबसे पहले आपने मार्क्स की थ्योरी पढ़ी होगी, जिसमें दास कैपिटल के बारे में बताते हैं, कार्ल मार्क्स को लेके आते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दास कैपिटल के लेखक थे कार्ल मार्क्स। सामाजिक न्याय की अवधारणा के तहत सर्वहार वर्ग को सत्ता का अधिकार सिद्धांत का प्रतिपादन किया। छाया मंत्रिमंडल की रीति कहाँ शुरू हुई थी? तो छाया मंत्रिमंडल की नीति शुरू होती है आपकी ग्रेट ब्रिटेन में। छाया मंत्रिमंडल की रीति ग्रेट ब्रिटेन से लिया गया, जहां विपक्ष एक समांतर मंत्रिमंडल का गठन करता है। आज के वीडियो को बस इतना ही रखते हैं। ज़्यादा क्वेश्चंस किए तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा और आप लोगों के लिए बोरिंग हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन इसके नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत। और टेलीग्राम पर आपको इसका PDF मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। जब ये कंप्लीट हो जाएगी पूरी, ये 300 प्लस की PDF है, तो मैं आपको एक साथ ही ई-बुक में दे दूंगी फ्री में, तो तब आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। पूरी पॉलिटी आपकी इसमें कवर हो जाएगी। फिर से बोलूंगी, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।